This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, बिज़नेस लंच में आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो ना सिर्फ इंफॉर्मेटिव है बल्कि वो लोग जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, और मैं ये क्या कह रही हूँ कि वो लोग जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, बल्कि ये मुझे कहना चाहिए कि हर ख़ास और आम और पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है वो किसी ना किसी तरह से जो है मुल्क से बाहर जाए और ना सिर्फ वहाँ पे नौकरी की तलाश में जाए बल्कि बाज़ तो ये ख्वाहिश रखते हैं कि वहाँ पे मुस्तकिल वहाँ के रिहायशी हो जाएँ। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि जब हम बात करते हैं कनाडा की तो वहाँ की जो वहाँ का वीज़ा मिलना है या वहाँ की इमिग्रेशन है वो बहुत ही मुश्किल से मुश्किल हमें नज़र आती है, और बहुत मुश्किल है भी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी समझ नहीं आता क्यों लोग जो है जबकि उन्हें बासानी जो है मिडिल ईस्ट वगैरह का वीज़ा मिल जाता है मगर वो तरजीह देते हैं कनाडा को ही। इस पर हम बात करेंगे और जो हमारे गेस्ट हैं आज के उनसे आपका तारुफ मैं कराती हूँ। लेकिन पहले चाहूँगी कि टॉपिक आपको बता दूँ कि जो लोग ख्वाहिश रखते हैं और जिन्हें ना सिर्फ जिनके पास इस तरह के पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि जब कैनेडियन इमिग्रेशन की बात करते हैं उसमें पॉइंट्स काफ़ी काउंट किए जाते हैं। तो जनाब आज का हमारा टॉपिक है कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। जो कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स, वो आपको बताई जाएंगी। क्या न्यू लॉ आया है ये भी आपको बताया जाएगा और काफ़ी इस लिहाज से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। तो हमारे जो गेस्ट हैं पहले उनका तारुफ आपसे करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इस्माइल साहब, एडवाइज़र कैनेडियन इमिग्रेशन। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कहाँ तक मैं दुरुस्त हूँ, कहाँ वो हमें दुरुस्त रास्ता बताते हैं कि किस तरह जो है हमें सही तरीके से बाहर की तरफ मूव करना चाहिए अगर हम ख्वाहिशमंद हैं तो। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया है और आज आप काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें और वो बातें जो अब न्यू हैं, जो लॉज हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो ख्वाहिशमंद लोग हैं उनको आप बता के जाएंगे, जो लीगली और इलीगली क्यों आखिर लोग जाना पसंद करते हैं, ये भी मैं आपको इससे जानना चाहूँगी। लेकिन पहले आमिर साहब थोड़ा सा आपसे ही जानना चाहूँगी कि आप ये बताइए कि अभी तक आपने कितने लोगों को जो है कैनेडियन इमिग्रेशन में कनाडा पहुँचाया है या किस बेस पे वो लोग गए हैं? हाँ, मैंने अपना जो इमिग्रेशन कंसल्टिंग करियर है वो 1991 में शुरू किया था अपने वालिद साहब की इमिग्रेशन कंसल्टिंग फर्म के साथ। ओके। तो वो एक ऐसा पेशा है ये जो कि मैंने अपनाया है, उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। और उसमें 91 से लेकर अभी तक लातादाद लोग हमारी तवस्सुत से कनाडा जा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सेटिस्फाइड हैं। एंड वी हैव बीन एबल टू असिस्ट लॉट ऑफ पाकिस्तानीज़, चाहे वो पाकिस्तान में हो या कहीं और रिहाइश पजीर हों। उनसे रब्ता करते हैं, अपना ट्रस्ट का इजहार करते हैं और हम उनको सही गाइडेंस देने के लिए मौजूद रहते हैं, हर वक्त मौजूद हैं उनके लिए। और आप सर्विसेज आपकी हैं और 1991 से आपने बताया। आमिर साहब, ये कोई टाइम पीरियड शॉर्ट टाइम पीरियड नहीं है, काफ़ी अरसा आपको हो गया है इसमें। आपने कहा कि लातादाद लोग गए हैं और यकीनन आप लोग ऑथोराइज्ड हैं जिसके थ्रू वो लोग गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं करना चाहती थी, इसना शुरू में मैंने प्रोग्राम में कहा कि हमेशा बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं और बड़ा मुश्किल है इसका हसूल। अगर क्या वजह है, क्यों इतना मुश्किल है? और मुश्किल से मुश्किल तरीन हम देखते हैं हर साल होता जाता है, क्योंकि मैंने जब इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया था उसमें ये था कि पॉइंट्स की बात हुई थी, फिर उसके साथ साथ एज लिमिट बड़ी जो है कम कर दी है, पहले ज़्यादा थी। ये मुझे हमेशा समझ मुझे तो आ जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो हमें इस वक्त जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्हें पता चले, जो जाना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, वो किस तरह से जा सकते हैं, ये आप बताइए। देखिए, जो पॉलिसी है इमिग्रेशन की कनाडा की हमेशा से डायनामिक रही है। उसकी वजह यह है कि जो भी कंट्री है वो चाहती है कि अच्छे से अच्छे लोग वो सिलेक्ट करें और जो लेबर मार्केट नीड्स हैं वो क्योंकि चेंज हो रही हैं उसकी बुनियाद पर चेंजेस आते हैं। और क्योंकि हमने 91 से इस काम को किया है तो हमने कई मरतबा इमिग्रेशन रेगुलेशंस को, पॉलिसीज़ को चेंज होते हुए देखा है। और जब भी देखा कि जब चेंज हुआ तो उसकी वजह यही रही कि वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे लोग और मुनासिब लोग जो कि जाकर के वहाँ पर बासानी अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें। उसमें अभी रिसेंटली जैसे आपने बात की एज लिमिट के हवाले से, तो एज लिमिट पहले आज से 2 साल पहले तक 49 रहती थी। उसको लिमिट नहीं कहना चाहिए क्योंकि 49 के बाद 50th बर्थडे पे वो 2 नंबर डिडक्ट कर लेते थे, तो यकीनन फिर आपके चांसेस कम होते चले जाते एज के साथ। अभी रिसेंट टाइम्स में उन्होंने इसको 35 कर दिया क्योंकि वो समझते हैं कि जो लोग यंगर होंगे वो यंग एज में आएंगे और 35 के बाद 36 पे वो 1 नंबर काटते हैं, 47 तक आपके सारे नंबर 12 नंबर चले जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि लोग यंगर एज में आएँ,
यंगर फैमिलीज़ आएँ, उनकी इंटीग्रेशन ज़्यादा आसान हो, वो जॉब्स के हुसूल में उनको आसानी हो, क्योंकि बहरहाल एनर्जी लेवल लोगों का ज़्यादा होता है, उनके पास टाइम ज़्यादा होता है कि वो अपनी तालीमी काबिलियत को बढ़ा सकें और अपने आप को वहाँ पर सेटल डाउन कर सकें। तो इस वजह से एज लिमिट्स को चेंज करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को वो वक्तन फ़वक्तन चेंज करते रहते हैं। सही। आमिर साहब, आपने कहा कि काफ़ी आपने हर बार काफ़ी चेंजेस देखी 1991 से लेके अब तक। थोड़ा सा आइडिया लेना चाहती हूँ आपसे कि ये जो चेंजेस आती हैं ये क्या ईयरली बेसिस पे आती हैं या थोड़ा टाइम पीरियड इसका ज़्यादा होता है? देखिए, ईयरली बेसिस पे तो सिर्फ इमिग्रेशन की जो इनका टारगेट है वो इस्टेब्लिश होता है कि जी इस साल हमने कितने लोग लेने हैं। 2.5 से 3 लाख अफराद वो लोग लेते हैं हर साल और वो टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। चेंजेस सिर्फ उस वक्त आती हैं जबकि इसकी ज़रूरत पेश आती है। अगर वो समझते हैं या गवर्नमेंट कोई चेंज होती है तो नेचुरली उनके अपने को ज़ाविया होता है सोचने का, तो वो चेंजेस को मुतारिफ कराती हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, यानी मुल्क को फ़ायदा हो। इमिग्रेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो काइंड ऑफ इमिग्रेंट्स जो वो सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स को लें, बिजनेसमैन हजरात को लें, इवन रेफ्यूजीज़ को लें, तो कनाडा की काफ़ी ओपन डोर पॉलिसी रही है। रिसेंट टाइम्स में नेचुरली जो चेंजेस हैं वो इंट्रोड्यूस उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किए हैं और उसमें कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो कि लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है, जिसमें क्वालिफाई करना। अंग्रेज़ी के मैार को बढ़ाया है जैसे उन्होंने। तो नेचुरली अगर आप अंग्रेज़ी में महारत नहीं रखते हैं तो वहाँ जाकर के आपको बहुत दिक्कत होगी जॉब ढूंढने में। फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री के लोग कह सकते हैं शायद कि नहीं, ये तो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादती हो गई, तो उन्होंने फ्रेंच के पॉइंट्स भी रखे हैं, लेकिन अंग्रेज़ी का होना आपके अपने हक में बेहतर है। अगर आप कमज़ोर अंग्रेज़ी के साथ जाइएगा तो वहाँ जाकर के आपको दिक्कत होगी और परेशानी होगी। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी आपने कहा कि 2 से 2.5 लाख के करीब लोग जो हैं जाते हैं और उनको वीज़े का हसूल हो जाता है। मगर कितनी इस बुनियाद पे मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे ये कि लाइक कितनी एप्लीकेशन जो हैं हर साल आती हैं? राइट, एप्लीकेशन जो हैं वो काफ़ी सारी आती हैं। जैसे ये जो 2.5 से 3 लाख अफराद हैं, ये टोटल नंबर है। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। स्किल वर्कर कैटेगरी है, बिजनेस कैटेगरी है, रेफ्यूजीज हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं। इनमें भी कैटेगरीज हैं, ये नहीं कि स्टूडेंट बेस पे हैं या स्टूडेंट्स के लिए भी है, लेकिन वो टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ास होते हैं। परमानेंटली आने के लिए जो कैटेगरीज हैं उसमें तो अगेंस्ट ईच कैटेगरी एप्लीकेशंस की तादाद बहुत होती है, क्योंकि कनाडा जो है वो एक सॉर्ट आफ्टर है कंट्री और उसमें रिफ्यूज़ल रेट्स भी होते हैं, रिफ्यूज़ल भी होते हैं। कभी कोई गलती की बुनियाद पे, कभी कोई आप सिलेक्शन क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं और जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको ज़रूर वो कंसिडर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप बात करते हैं ना गलती की बुनियाद पे, ये जो लोग इस वक्त देख रहे हैं जो जाना चाहते हैं, जिन्होंने अभी एप्लीकेंट हैं जो आपके थ्रू या फिर अगर मैं बात करूँ मार्केट में और भी लोकल एजेंट जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो आपने कहा कि कहीं पे एप्लीकेशन में कोई गलती हो या कोई ऐसा हो कि पॉइंट में कमी रह जाए, क्या ऐसा नहीं कि अगर ऑथोराइज्ड एजेंट के पास आप जाते हैं तो वो ऐसी कोई गलती जो है उसका सरजद हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं आती हूँ, आपको पता है कि मैं इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हूँ ही नहीं, मेरे पॉइंट्स हैं नहीं, आप खुद ही मुझे मना कर देंगे। यकीनन ये उन्हीं को फेस करना पड़ता होगा ये तमाम सब कुछ जो कि लोकल एजेंट के थ्रू जाते होंगे। क्या कहेंगे, थोड़े लोगों को अवेयरनेस देना इस बारे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी रिप्रेजेंटेटिव को यूज़ करना कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बहुत से लोग खुद भी अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन, लेकिन अगर आप कंसिडर कर रहे हैं किसी प्रोफेशनल की खिदमत लेना, वो ज़्यादा बेहतर होता है। खुद भी प्रोफेशनल हैं, आप चाहते हैं कि काम अच्छी तरह से हो जाए, तो आपको इंश्योर करना, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इंश्योर करें कि जिन साहब या साहिबा से आप बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली ऑथराइज है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से। उसका तरीक़ाकार वाज़े है कि वो ICCRC इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ऑफ कनाडा रेगुलेटरी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। उनकी वेबसाइट पर रजिस्ट्री है, आप जा करके नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम से चेक करें ज़रूर। होता ये है कि जो ICCRC मेंबर्स हैं वो पहली बात तो ये कि कैनेडियन सिटीजन्स होते हैं और वो कैनेडियन कवानीन के अंडर में आते हैं, उसके परव्यू में आते हैं। दूसरा, उनको मेंबरशिप आसानी से नहीं मिलती है, वो तालीम लेते हैं, वो $1 मिलियन का चैनल आते हैं, $1 मिलियन का इंश्योरेंस अपने साथ मेंटेन करते हैं, CPD कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पॉइंट्स लेते हैं। तो इस तरीके से वो बहुत सारे लवाजमात पूरे करते हैं और वो हर साल ऑडिट भी करते हैं अपना। सॉरी, इट्स ओके। तो इसमें यही है कि जो लोग लोकली काम कर रहे हैं तो वो इन तमाम चीज़ों को नहीं मद्देनज़र रखते, वो फिर
मैंने भी इस बारे में पढ़ा है और जिस तरह बता रहे हैं आमिर साहब इस वक्त के यहाँ पे अगर आप तमाम अपनी जो एप्लीकेशन है उसको प्रॉपर तरीके से फिल करें और ख़ुद ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं और अपने ज़रूरी नहीं है कि आप ऑथोराइज़ के पास जाएं, लेकिन इधर जो आमिर साहब का कहना है वो यही है कि बेहतर ही होता है कि कोई कमी बेशी ना रह जाए। इसके लिए आप जो है लाजमन ऑथोराइज जो एजेंट हैं उनके पास जाएं जो आपको ना सिर्फ इमिग्रेशन के तरीके प्रॉपर तरीके से बताएंगे बल्कि ऑनलाइन जो सिस्टम है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसको आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जी आमिर साहब, मैं यहाँ पे सही हूँ या कुछ मैंने गलत कहा? आपको सही कहा। उसमें ये होता है कि अगर आप एज ए कंज्यूमर अगर आप ड्यू डिलिजेंस खुद नहीं करेंगे तो फिर नुकसान आपका है। सही। तो आपको लोकल एजेंट से बात करने से पहले ये देखना है कि क्या वो प्रॉपर्ली ऑथराइज हैं कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है जो कि मैं देखती हूँ और मैंने ना सिर्फ लोगों से सुना है आमिर साहब, और यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगे। हमारे यहाँ इनलीगली भी काम करवाने की बहुत कोशिश की जाती है कि चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से नहीं हो सकता तो इस तरीके से कर लो, इतने लोग गए हैं तो चलो हम भी निकल जाएंगे। उनका आखिर वहाँ जाके फिर अंजाम क्या होता है वो हमने बहुत से ड्रामा और फिल्मों में देखा है। वैसे हाँ, कनाडा को अप्रोच करना वैसे भी मुश्किल है इलीगली। आपको वीज़ा मिलने का उसूल बहुत मुश्किल होता है। अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं, फर्स्ट के विजिटर वीज़ा लेकर के आप पहुँच जाते हैं और आप वहाँ पे इलीगली क़याम करना चाहते हैं तो लॉ इन्फोर्समेंट काफ़ी सख्त है और यकीनन आपको रिपोर्ट भी किया जा सकता है और आप मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। तो मैं तो नहीं रिकमेंड करता। लीगल वेज मौजूद हैं, अगर आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो देयर आर वेज जिसको आप अपना करके अप्लाई कर सकते हैं। लोकली मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग मुझे रब्ता करते हैं। जब भी मैं टोरंटो से आता हूँ यहाँ पे सेमिनार्स के लिए तो लोग मुझसे कहते हैं कि जी ये कैटेगरी है, ये अपॉर्चुनिटी है, कोई किसी ने हमें बताया कि वर्क परमिट मिल जाता है। तो फिर मुझे उनको वाजे करना पड़ता है कि देखिए देयर इज़ अ सिलेक्शन क्राइटेरिया और जॉब का हुसूल नेचुरली जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तभी शायद मुमकिन होता है। ऐसा बहुत मुमकिन नहीं है कि कैनेडियन एम्प्लॉयर आप में इंटरेस्टेड हो जाए फिर वहाँ पर लेबर मार्केट के डिपार्टमेंट को कन्विंस भी करे। तो फिर यकीनन आमिर साहब यहाँ पे मैं यही कहूँगी और नाज़रीन आपसे भी कि आप लोगों को गलत जब कोई गाइडेंस देता है और इस किस्म की बातें करता है तो फिर वो सुनी सुनाई बात पे आप यकीन ना करें। आप पहले सही तरीके से मालूमात कर लें और फिर उस पर अमल दरामद करें जब भी आपके लिए फ़ायदा भी है। और ये भी कि लोग एजुकेटेड हैं माशाल्लाह, तालीम याफ्ता हैं। वो CIC जो डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन का उसकी वेबसाइट बनी हुई है, उस पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, ये है कि ज़रूर आप किसी प्रोफेशनल को लेते हैं तो आप पहले तो ये इंश्योर करें कि वो आके ऑथराइज्ड है। दूसरा ये कि आपकी अपनी नॉलेज कैसे इंश्योर करेंगे कि ऑथराइज्ड है? देखिए जो रजिस्ट्री है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स की वो मौजूद है ऑनलाइन। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी आप वो क्या कहते हैं कि आपने जाली बना ली और तो फिर देखिए ना, ऐसा भी तो होता होगा। इसके लिए CIC की जो वेबसाइट है, फर्स्ट ऑफ ऑल CIC जो सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन कनाडा की वेबसाइट है वो ऑथेंटिक सोर्स है। आप कहीं ना जाइए, अब उस पर जाइए, उसमें एक टॉपिक है हु कैन रिप्रेजेंट यू। उसमें वाज़े तौर पे बताया उन्होंने कि कौन लोग आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप उस पर लिंक पे जाइए, नाम डालिए, रेफरेंस नंबर डालिए और फिर अपने एजेंट से सवाल कीजिए कि ये सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन के लिए है क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं। काम आपको मेयारी भी चाहिए और पूरा भी चाहिए और आप ये भी नहीं चाहते कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कहीं गायब हो जाए काम। इवन अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपको काम सही नहीं करके दे रहा तो आपको पता है कि मेरी सुनवाई है मौजूद। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उसको वॉचडॉग के तौर पे इसका रेगुलेटर उसको देख रहा है तो मुझे पीस ऑफ माइंड भी है। आप पैसे भी दे रहे हैं, उसके बाद इंतशार का शिकार भी हो रहे हैं तो दैट्स नॉट गुड। सही। यहाँ पे एक चीज़ ये आमिर साहब, जो लोगों का जहन में सवाल हैं जो लोग फेस करते हैं ख़ास तौर से वो चलें मैं थोड़ा बहुत तो जानती हूँ लेकिन जितना ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं कि कौन से मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान से जब लोग जाते हैं, पाकिस्तानी हैं जो फेस करते हैं इमिग्रेशन के लिए, इमिग्रेशन हाँ, जाने से पहले तो नेचुरली अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया मीट करते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बैकग्राउंड सिक्योरिटी चेक्स अगर आपके क्लियर हैं, मेडिकल आपका क्लियर है और आप सिलेक्शन क्राइटेरिया को भी मीट करते हैं तो ये बहुत मुमकिन है कि आपको इंशाल्लाह प्रोसेसिंग आसान हो जाएगी। वहाँ पहुँचने के बाद तो असल स्टोरी शुरू होती है। आप पहुँच गए, उसके बाद आपको जॉब का हुसूल है, सेटल डाउन होना है। तो 2 फेज़ हैं, इमिग्रेशन एंड देन सेटलमेंट। अच्छा, आपने कहा कि वहाँ पहुँच के असल जो है आपको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से गए और आपको पता है कि आप अपने पॉइंट्स पूरे लेके गए तो यकीनन वहाँ पे आप जाके जॉब का हसूल भी आपको हो जाता होगा और आपके लिए वहाँ पे रहना भी, ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाता है। यहाँ पे बात करूँगी कि
ये क्या वजह है? आप भी इसको जानते होंगे, इतने अरसे से आप इसके लिए काम कर रहे हैं। पहले ज़्यादा था ये ट्रेंड के लोग जाना चाहते थे, या अब ये इंक्रीज करता जा रहा है कि इमिग्रेशन का ट्रेंड जो है? आप लोगों के लिए तो चले अच्छा है। नाजुक सा सवाल है, क्योंकि देखिए इंक्रीज उसी वक्त होगा जब लोग नहीं रहना चाहेंगे अपने मुल्क में। कुछ वजूहात हो सकती हैं, बिल्कुल, और लोगों को ये पता भी है कि वहाँ जाकर के मुश्किलात होती हैं, फिर भी वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है अपने मुल्क को छोड़ना जो है वो मुनासिब है। तो मैं समझता हूँ कि अब ज़्यादा ट्रेंड है, गो के सिलेक्शन क्राइटेरिया सख्त हो गया है, जबकि पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया कदरे आसान था। तो उस वक्त लोग डिसाइड किया करते थे कि ठीक है सोचेंगे। अब मैं देखता हूँ, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, कि अक्सर लोग इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए, और अक्सर लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरिया इन प्लेस राइट नाउ। तो जो लोग कर रहे हैं वो यकीनन अप्लाई करते हैं, देन दे गो। तो अब बढ़ गया है ट्रेंड, और ये मेरे ख्याल से आने वाले सालों में बढ़ता ही जाएगा, बेशक कितना ये मुश्किल क्राइटेरिया हो। और अब मेरा ख्याल है कि क्राइटेरिया मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। तो सवाल यहाँ पे ये भी आता है, क्यों आखिर लोग क्यों वहीं जाना चाहते हैं? वाई कनाडा? कुछ वजूहात बिल्कुल वाज़ेह हैं। वाई डोंट मिडिल ईस्ट, जहाँ पे आपको आसानी से देखिए, मिडिल ईस्ट भी बहुत सारे लोग हमारे जाते हैं, और मैं अभी दुबई में था अपने सेमिनार के लिए, मैंने अभी भी नोट किया कि काफ़ी सारे पाकिस्तानीज़ का रुझान है वहाँ पे, इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ हैं बरसग़ीर से। तो लोगों का रुझान मिडिल ईस्ट तो है ही, लेकिन क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है आपको मुस्तकिल सुकूनत नहीं देता है, पासपोर्ट नहीं देता है, सिटीजनशिप नहीं देता, दे डोंट ओन यू, दे वुड अलाउ यू टू कम बट दे वुड नॉट से कि आप मेरा सिटीजन बन जाएं। सही, कनाडा वुड डू दैट। तो लोग इवन जो मिडिल ईस्ट में वेल सेटल्ड हैं, मैरिज ज़िंदगी मैं समझता हूँ यकसा ही हैं कनाडा मिडिल ईस्ट, और इनफैक्ट सैलरीज जो है मैं देख रहा हूँ कि लोगों की इतनी अच्छी हैं वहाँ पर मिडिल ईस्ट में कि शायद बहुत मुश्किल होता होगा वहाँ से जाना, लेकिन लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से वहाँ से भी जाते हैं ताकि उनको एक तो सिटीजनशिप मिले, दूसरा ये कि यहाँ से पाकिस्तान से लोग अमूमन बिल्कुल जो मेजर रीजंस हैं वो शायद बच्चों की तालीम के हवाले से, अपनी ख़ुद की ग्रूमिंग के हवाले से वो चाहते हैं कि वो जाएं और वहाँ पर जा कर के अपने आप को सेटल करें। सही। अच्छा, यहाँ पे मैं पढ़ रही थी और मैंने जब रिसर्च इसके बारे में की आमिर साहब, तो यहाँ पे जो मैंने चीज़ देखी, इसमें चेंजेस जो आई हैं, फैमिली का है, हेल्थ है, एजुकेशन है, जिसमें एक चीज़ जो मैंने देखी यहाँ पे कि आपके अगर कोई यहाँ पे कोई आपके बहन भाई या उस तरह, तो उसमें आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिल जाते हैं। उसके बाद आप एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन, शायद यही है ये जिसका आपने मुझे प्रोग्राम से पहले भी बताया था, ये क्या चीज़ है और ये क्या चेंजेस लेकर आए हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और ये बहुत लोग जो है इसमें कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं जी एक्सप्रेस एंट्री नया प्रोग्राम आ गया, एक्सप्रेस एंट्री नाम नया दे दिया है जी। असल में उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये नाम है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का, जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इख्तियार किया है 1 जनवरी 2015 से। सिलेक्शन क्राइटेरिया स्किल वर्कर्स का अभी भी वही है, एज, एजुकेशन, वर्क रेफरेंस, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स, 67 पॉइंट्स। ये आप 1 जन 2015 की बात कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ मेरे पास 16 नहीं, 1 जन 2015 से ये लागू है, और पहले ये होता था, साल हो गया जी, पहले ये होता था कि आप अपना असेसमेंट करते थे, देखते थे आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन डालते थे, पेपर एप्लीकेशन, और वो फिर डील होती थी येस या नो। अब आप एप्लीकेशन डालते हैं ऑनलाइन, उसको प्रोफाइल कहते हैं, उसके बाद आपको पूल में रखा जाता है एप्लीकेंट्स के, और वहाँ से सिलेक्ट करती है रैंक करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। इस तरीक़ेकार का नाम एक्सप्रेस एंट्री है। सही, इट्स नॉट अ न्यू कैटेगरी। इसके जरिए वो स्किल वर्कर्स को डील कर रहे हैं, स्किल ट्रेड क्लास को डील कर रहे हैं। ये पहले भी ये सब था, लेकिन बस नाम इसको दे दिया गया। हाँ, और द वे दे हैंडल द एप्लीकेशंस, दे यूज्ड टू डील विद देम ऑन पेपर एंड दे यूज्ड टू टेक अ डिसीजन। अभी वो डिसीजन नहीं लेते, वो कहते हैं कि अगर आप रैंकिंग में हमारे पास मैयार पे आए तो हम आपको अलाउ करेंगे, अदरवाइज आप पूल में रहिए, साल भर रहिए, उसके बाद साल भर के बाद आपका प्रोफाइल एक्सपायर हो जाता है। ओके, जी हाँ। अच्छा, एक और चीज़ आमिर साहब के फ्रॉड जो देखने में आया है ज़्यादातर, स्टूडेंट वीज़ा जी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इमिग्रेशन में भी है, ये क्या फ्रॉड किस सिलसिले में? फ्रॉड जो है उसके मुख्तलिफ नौयत हैं। एक या तो मिसरिप्रेजेंटेशन होती है, यानी आप या तो अपने क्वालिफिकेशन को एक्सजरेट कर रहे हैं, या मटेरियल फैक्ट को कंसील कर रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, या फिर आप डॉक्यूमेंट फ्रॉड भी होता है,
डिग्री है, आपका वर्क रेफरेंस लेटर्स हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा वक्तन फ़वक्तन स्टेप्स लेती रहती है वेरिफिकेशन के, उनके पास तरीक़ेकार मौजूद हैं। अभी एजुकेशन के हवाले से उन्होंने एक नया प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है ECA, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, जहाँ पे आपकी डिग्री को पहले आप अपने मुल्क में अटेस्ट कराइए, फिर उसका मेयार चेक होता है कनाडा में। तो इस तरीके से वीज़ा ऑफिसर का काम थोड़ा सा महदूद हो गया है, या ये कहना चाहिए सहल हो गया है। उसमें उसे ये नहीं पता करना पड़ता कि क्या डिग्री जाली है या नहीं है। और वर्क रेफरेंसेस के हवाले से दे कॉल एम्प्लॉयर्स, दे इवन विजिट एम्प्लॉयर्स। मैं अपने तमाम एप्लीकेंट्स को, क्लाइंट्स को यही गाइडेंस देता हूँ कि कोई भी चीज़ है आप उसको मिसरिप्रेजेंट ना करें, सही, और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ना सबमिट कराएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका काम नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ऐसा काम किया तो फिर आगे आप फिर हमेशा के लिए 5 ईयर्स के लिए आप बैन हो सकते हैं, या ताउमर भी बैन हो सकते हैं। तो बेहतर है कि अपना दरवाज़ा मुस्तकिल बुनियादों पे बंद ना करें। सही, एक दफ़ा काम नहीं हो रहा तो कुछ अपने आप को इम्प्रूव कर लें, इस काबिल हो जाएं कि आप क्वालिफाई करें, एंड देन ओनली अप्लाई। देयर इज़ नथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो सही, एग्जैक्टली। तो ऐसा वैसे होता है कि बैन होते हैं और उसके बाद फिर वेट करते हैं और फिर दोबारा अप्लाई करते हैं? जी, सेक्शन 40 ऑफ इमिग्रेशन एक्ट वो ये कहता है कि जी अगर आप ने कोई चीज़ मिसरिप्रेजेंट की है तो आपको बैन किया जा सकता है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा, ये जो फ्रॉड जिस तरह आपने कहा, इसमें इस तरह होता है कि आपकी डिग्री है, ये सब कुछ जो है वेरीफाई करने के बाद सारा कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे थोड़ा सा ये समझ नहीं आया कि क्या एक बार ही होता है या फिर ये आप चले भी गए वहाँ पे अपनी डिग्रियाँ लेके चले, अगर आप यहाँ से निकल गए जी तो इसको रीचेक होता रहता है? ये इसलिए है सिस्टम, या ये बस हो गया तो आपकी वही लक है, भाई निकल गए चलो जी? पहली बात तो ये कि आपको गुंजाइश नहीं रही जाली डॉक्यूमेंट जमा कराने की, लेकिन हाइपोथेटिकली अज्यूम करें कि ऐसा हो गया है, तो किसी भी वक्त आप इवन सिटीजन भी हो जाए, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को पता चलता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं जमा कराया, तो आपकी इमिग्रेशन स्टेटस या सिटीजनशिप स्टेटस कैंसिल किया जा सकता है। सही। अच्छा आमिर साहब, इससे पहले कि मैं आपसे कोई मज़ीद बात करूं इस वीज़ा के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, क्योंकि अभी हमने एक जनरल ये बातें की हैं, इसके बाद मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप ये बताएं कि पॉइंट सिस्टम क्या है, स्टूडेंट के लिए क्या है, फैमिली के लिए क्या है, या अगर आप जॉब के सिलसिले में खाली जा रहे हैं, कोई आप इसके बाद स्किल है तो उसके लिए क्या, ये हम इस पे बात करते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और हम ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, तो हमारे साथ ही रहेगा। जी जनाब, ब्रेक से आ गए वापस। कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन, इस पे आज हम बात करें। हमारे साथ हैं आमिर इस्माइल साहब, एडवाइज़र कैनेडियन इमिग्रेशन। और इतनी कंडीशंस हैं, इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, समझ नहीं आता यार, इससे बेहतर अपने मुल्क में रहो। आमिर साहब, ये तो एक लाइटर वे में मैंने बात कर दी, लेकिन नहीं, जो जाना चाहते हैं और जो इस काबिल हैं और बाकायदा पॉइंट्स उनके पूरे होते हैं तो उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। कोई इसमें बुराई नहीं है, बल्कि अच्छा है, आप एक तरह से अपने मुल्क को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वहाँ पे रहकर, मुबादला की भी तरसील होती है। बिल्कुल। पॉइंट सिस्टम पे बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि आप बताएंगे कि पॉइंट सिस्टम क्या होते हैं, अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए क्या है, अगर कोई फैमिली है या कोई स्किल की बेस पर है तो ये सिस्टम क्या है। पहले हम स्टूडेंट की ही बात कर लेते हैं। ज़रूर। स्टूडेंट्स के ऊपर कोई पॉइंट सिस्टम लागू नहीं है। उनके लिए 2 शराइत हैं। एक तो ये कि उनका दाखिला किसी कैनेडियन इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। दूसरा, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके उनका एडमिशन वहाँ पे होगा। यूनिवर्सिटी ने वाज़े की होगी कि क्या है, अंग्रेजी का क्या मेयार चाहिए, कितना पॉइंट्स, कितना परसेंटेज चाहिए, क्या डिग्री में ले रहे हैं, तो क्या प्रीरेक्विजिट है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने बताया। उसके बाद आपने अप्लाई करना होता है वीज़ा, लेकिन साथ साथ आपको ये भी देखना है कि अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं। जो आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस देते हैं। एज ए कैनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट तो एक्सपेंसिव नहीं होता होगा यकीनन। अगर आप उसको कंपेयर करें कनाडा को दूसरे ममालिक से, ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूएस से, तो वहाँ काफ़ी कम है ट्यूशन फ़ी, लेकिन फिर भी है, और आपकी अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए। तो वहाँ पॉइंट सिस्टम नहीं है स्टूडेंट्स में। पॉइंट सिस्टम सिर्फ स्किल वर्कर्स पे होता है, जो प्रोफेशनल जा रहे हैं, एज पर, एजुकेशन पे, वर्क एक्सपीरियंस पे, लैंग्वेज। ये उनका आपने अभी जब शुरू में बताया था एज लिमिट जो बताई थी, जिन पे एक्सप्रेस एंट्री का सिस्टम लागू है, जिन पे। अच्छा, आपकी बात क्या ख़त्म हो गई है? सॉरी, मुझे मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाई थी। स्टूडेंट की जब आपने बात की कि वहाँ की जो
कोई भी इंस्टीट्यूट है उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स है कि वहाँ पे आपको एडमिशन होना ज़रूरी है, और उसके लिए आपकी इंग्लिश होना जब आप बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे काफ़ी स्किल, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल जो है, लैंग्वेज ख़ास तौर से आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो कि आपने जब वहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो ये आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन क्या ऐसा है आमिर साहब के इस बेस पे रह जाते हैं स्टूडेंट यहाँ पे? अभी भी ऐसा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इस बेस पे रह जाते हैं कि उनकी लैंग्वेज पार नहीं है? देखिए, जो वीज़ा का ऐसे कोई इंस्टीट्यूट हैं अभी जिनके अगर आपके पास डिग्री हो तो उसकी बेस पे आप जा सकते हैं? देखिए, जो यूनिवर्सिटी है उसने मैार सेट करना है कि वो अंग्रेजी का किस मैार पे लेगी स्टूडेंट को। ज़्यादातर क्या होता है, क्या लोग अभी जो देख रहे हैं स्टूडेंट, उनको बताइए कि वो क्या अपने जहन में रखें और किस लेवल पे हो तो वो जा सकते हैं? आइलेट्स एक टेस्ट है अंग्रेजी का, वो एकेडमिक टेस्ट यूजुअली एक्सेप्टेबल होता है यूनिवर्सिटीज़ में, यूजुअली 6 to 7 या इवन मोर इफ द यूनिवर्सिटी। और हमने प्राइवेटली बहुत देखा है हर दूसरे दरवाजे पे आइलेट्स के, और ये वो तो ट्रेनिंग है, वो आप खुद भी कर सकते हैं या ट्रेनिंग ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये कि वो यूनिवर्सिटी का मैार है। जो वीज़ा ऑफिसर है उसने आपकी एप्लीकेशन या वीज़ा उस वक्त देना है जब वो ये कन्विंस होगा कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं। वो क्या होता है, वो शख्स होता है जो कि वहाँ तालीम लेगा और तालीम लेने के और उसको अफोर्ड कर सकता है, और उसके बाद वो वापस आ जाएगा अपने मुल्क, यानी उसने मुस्तकिल वहाँ क़याम नहीं करना है। तो ऑफिसर जब ये कन्विंस हो जाता है कि जी आप पढ़ेंगे मेरे मुल्क में और फिर आप वापस अपने मुल्क चले जाएंगे, तो वीज़ा अमूमन दे दिया करता है। अच्छा। ये और बात है कि स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं उनके पास मौके परमानेंट रेजिडेंस हासिल करने के भी होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी उनको मिलता है, और वो राउट्स मुख्तलिफ हैं। कनाडा एक्सपीरियंस क्लास के तहत भी अप्लाई कर लेते हैं परमानेंट रेजिडेंस, या प्रोविंशियल प्रोग्राम के तहत भी कर लेते हैं। सही। तो अच्छा, ये आपने जिस तरह कहा कि जब आपने शुरू में प्रोग्राम की मुझे थोड़ा सा बताया था कि भाई उनकी कोशिश होती है कि एक तो ये कि ऐसे लोग जाएँ कि जो वहाँ ना सिर्फ अच्छी तरह कामयाब ज़िंदगी गुजारे हैं और उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित है। तो स्टूडेंट तो देखा है तो यंग ब्लड होते हैं, फ्रेश हैं, तो उनको तो उन्हें पहली प्रेफरेंस होती होगी कि उनको वहाँ पे परमानेंट आपको इमिग्रेशन जो है मिल जाए। और ये कनाडा ने ये बात समझ ली है कि जब स्टूडेंट्स आते हैं अपने खर्चे पे तालीम हासिल करते हैं, और तालीम भी कैनेडियन होती है और उनकी अंग्रेजी भी इम्प्रूव हो चुकी होती है मजीद, तो वो तो उनके लिए बहुत तो वो नहीं चाहते कि वो छोड़ के जाएं कि वो वहाँ पे ही रहें। एग्जैक्टली, वो नहीं चाहते कि वो छोड़ के जाएं। वो जब ओवरसीज से स्किल वर्कर ले रहे हैं तो क्यों ना वो चाहें कि ये लोग ही रिटर्न हो जाएं, बिल्कुल ये लोग ना जाएं वापस। तो इसीलिए प्रोग्राम वाजे की। ये और बात है कि जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप यकीनन ये नहीं कह सकते कि जी मेरा तो इरादा वहाँ मुस्तकिल रहने का है। तो फिर तो आपको एडमिशन भी नहीं मिलना। नहीं, एडमिशन तो मिल जाए लेकिन वीज़ा नहीं मिलेगा यकीनन। अगर आप ये कहेंगे कि साहब मैं तो वहाँ पे नहीं, मैं तो वहाँ पे ही रहूँगा, और तो ये तो फिर आप मैं अगर जाऊँ, मुझे तो नहीं पता होगी ये चीज़, ये तो फिर बहुत ज़रूरी है कि ऑथराइज जो एजेंट हैं उनके पास आप जाएं, वो आपको तमाम चीज़ें उन्हें पता है, सालों से वो काम कर रहे हैं, फिर वो आपको गाइड करें। देखिए, हम तो उसी वक्त के हिसाब से डील करते हैं कि जी देखिए आप स्टूडेंट पे जा रहे हैं और आप वापस आएंगे। सही, ठीक है ना। और अगर आप, और आपकी गारंटी भी होती होगी फिर इसमें, तो आप लोग का भी तो नाम शामिल होता होगा। हाँ, गारंटी आउटकम की नहीं होती है। आउटकम तो वीज़ा ऑफिसर के हाथ में वीज़ा देना है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही। आप एक तरह से देखा जाए तो आपके थ्रू जब जा रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जैक्टली, वरना आपका नाम खराब होता है। बिल्कुल है। हम कभी ऐसा हुआ फेस करना पड़ा? जी, ऐसा पकड़ के लाना पड़ा वापस? ऐसा कई मरतबा हुआ पास में, कि जबकि कोई डिग्री किसी क्लाइंट की फेक थी, ऑफिसर ने उसको वेरीफाई किया, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम वेरीफाई करें, हम तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बुनियाद पे, और हमारा एग्रीमेंट भी वाज़ेह तौर पे कहता है कि आप जो भी जमा करा रहे हैं हमें डॉक्यूमेंट्स या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को, वो जाली नहीं है, वो ओरिजिनल है। बाद में अगर वो जाली निकल आता है तो नेचुरली एप्लीकेंट रिफ्यूज़ होता है, कंसल्टेंट की जिम्मेदारी नहीं। हाँ, अगर कंसल्टेंट ने उसमें मदद की है तो यकीनन वो भी उस प्रॉब्लम का बराबर का हिस्सेदार है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उसका लाइसेंस कैंसिल करेगी। तो ये मदद किस सिलसिले की बात करें कि कंसल्टेंट की मदद किस लिहाज से आप कह रहे हैं? देखिए, बहुत से कंसल्टेंट ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ये मशवरा दें कि देखिए ये डॉक्यूमेंट लगा दीजिए जो कि फेक है, तो ऐसी सूरत में यकीनन रिफ्यूज़ भी होगा, और कंसल्टेंट अगर लाइसेंस है तो फिर उसका लाइसेंस कैंसिल होगा। मेरा ये मानना है कि जो लाइसेंस मेरे कोलीग्स हैं कनाडा में, वो अमूमन ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि थोड़े से पैसों के लिए अपना लाइसेंस कोई भी स्टेक पे नहीं लगाएगा। लोकल एजेंट जरूर करते होंगे। आपने खुद अभी शुरू में बताया कितना आप लोगों को पैसा लगाना पड़ता है, कितनी रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी पड़ती है जब जाके आप वहाँ का लाइसेंस जो हासिल करते हैं। उसको रिन्यू भी कराना पड़ता है आपको? हाँ, लाइसेंस बेसिकली तो रिन्यू नहीं कराना होता, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते रहना होता है, अदरवाइज जो चेंजेस आती हैं उसके मुताबिक आप लोगों को चलना होता है। एग्जैक्टली, हाँ, प्रोफेशनल रूल्स ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं। अपना क्लाइंट अकाउंट मेंटेन करना होता है, जिसमें पैसे हमने कनाडा में अपने क्लाइंट अकाउंट में रखने होते हैं। उसको हम यूज़ नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक कि हम रेंडर ना कर दें सर्विसेज। तो ये तमाम
सहूलतें क्लाइंट को मिलती हैं अगर वो किसी रेगुलेटेड लाइसेंस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के साथ डील कर रहा है। और ये हम बार बार आज प्रोग्राम में बता रहे हैं ताकि इससे आप अवेयर हो जाएं कि कल को अगर आप कहीं ये अप्लाई कर रहे हैं तो किसी लोकल एजेंट के थ्रू ना करें, मार्केट में भरे पड़ें। लेकिन ऑथराइज की जब हम बात करते हैं आमिर साहब, तो कितनी बड़ी तादाद में हैं ये लोग? क्या ऑनलाइन सब हैं इस वक्त, हमें पता हो कि हाँ ये हैं तो इनको ऑथराइज? जो मैं रजिस्टर की बात कर रहा हूँ ICCRC का, उसमें तमाम लोग लिस्टेड हैं। आप उनको सर्च भी कर सकते हैं, वैसे पूरी लिस्ट भी है। इस वक्त तकरीबन 3000। और आप अगर सर्च करके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं निकालती हूँ जी आमिर इस्माइल साहब है, तो इसको मैं अगर मैं सर्च करूँ, मुझे नहीं पता, मैं इसको इससे क्या ICCR जिसकी आप बात करें उनके थ्रू मुझे ये मिल सकती है श्योरिटी कि हाँ ये? जी, आप उनको लिख भी सकते हैं, आप उनका लिस्ट में नाम देख सकते हैं। और 3000 के करीब, 3000 साढ़े 3000 के करीब बड़ी तादाद है, कोई छोटी तादाद नहीं है। हाँ, मतलब ये कि पूरी दुनिया के हवाले से देखा जाए तो थोड़ी तादाद है। पाकिस्तान के हवाले से खाली बात करूं तो कितनी है? आप मेरे पाकिस्तानी ओरिजिन के जो कैनेडियन कोलीग्स हैं वो भी काफ़ी सारे हैं। कुछ तो यहाँ पर भी हैं पाकिस्तान में और कुछ कनाडा में मुकीम है। मेरा ख्याल है कि 25-30 लोग हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे हैं। सही। सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं तो ये कब, कैसे, किस तरह मिल सकती है? सिटीजनशिप जो है वो आपको देते हैं जब आप कनाडा में 4 साल क़याम कर लेते हैं। ये 3 साल किस बेस पे कर लेते हैं? परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे। जब आपको वीज़ा मिलता है तो आप परमानेंट रेजिडेंट होते हैं। परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन में कोई फ़र्क नहीं, सिवाय इसके कि सिटीजन के पास पासपोर्ट होता है, आपके पास नहीं होता। आप अपने मुल्क के पासपोर्ट पे ही रह रहे होते हैं। परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है आपको। इसके अलावा आप ये जैसे यूके का होता है, इसी तरह सेम इनका भी है। तो स्टेप वाइज है। आप वोट नहीं दे सकते हैं एज ए रेजिडेंट, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, आप आर्म फोर्सेस नहीं ज्वाइन कर सकते। कुछ ये चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते, अदरवाइज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। सही। तो सिटीजन आप बनते हैं 4 साल के क़याम के बाद। आप एप्लीकेशन डालते हैं। अभी 3 साल था रिक्वायरमेंट, 4 ईयर्स कर दिया अभी रिसेंट टाइम में। फिर भी कनाडा सबसे फास्टेस्ट है दूसरे ममालिक के मुकाबले में पासपोर्ट देने के या सिटीजनशिप देने के लिए। अच्छा आमिर साहब, भी आपने खुद ही बता दिया और मुझे ये सवाल भी आपसे करना था कि क्या बात है कि हमारे ही पाकिस्तान के लिए पॉलिसीज़ जो हैं वो और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, जबकि हम अगर इसका थोड़ा सा भी कंपैरिजन करें दूसरे ममालिक की निस्बत तो वहाँ तो बिल्कुल, क्यों आज तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके इसमें कि हम एक ऐसी जो हमारे लिए बहुत रिलीफ लेकर आए ऐसी पॉलिसी हो? जी देखिए, कनाडा की जो पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो तमाम ममालिक, चाहे वो कोई से भी दुनिया के कोने में हो, सबके लिए सेम है। सबके लिए सेम है। तो कोई नहीं है। हाँ, विजिटर वीज़ा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर के क्योंकि रिस्क फैक्टर वो कैलकुलेट करते हैं कि कौन से मुल्क के लोग शायद हमारे पास आने के बाद वापस ना जाएं, इलीगली रह जाएं, तो वो उन ममालिक के लोगों को वीज़ा मुश्किल से इशू करते हैं। उसमें पाकिस्तान, बहरहाल पाकिस्तानी जो हज़रात हैं विजिटर वीज़ा डालते हैं तो रिफ्यूज़ल रेट हायर है एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि वो वीज़ा ऑफिसर की आई वुड से गट फीलिंग भी होती है। वो उसी वक्त उसने डिसीजन लेना होता है। $100 फीस है, अगर आपको गलत भी रिफ्यूज़ किया तो शायद आप दोबारा आ जाए। लेकिन इमिग्रेशन के हवाले से वाज़े कानून है। पॉइंट सिस्टम की बात कर लें या बिजनेसमैन हज़रात जाते हैं, रिफ्यूज़ करें अगर आपकी लक है, वैसे तो ये इसमें तो कोई भी, चाहे वो ऑथराइज है और या फिर लोकल है, कोई किसी के थ्रू भी आप अप्लाई करते हैं, ये आपकी लक भी है। इसमें आप नहीं गारंटीड कि भाई आपके थ्रू कर रहे हैं तो नहीं भाई मैं तो पहुंचा के रहूँगा, तुम वहीं ना सिर्फ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इसलिए नहीं लेते कि आपको वीज़ा मिलने की गारंटी हो, इसलिए कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए लेते हैं कि गलती ना हो, गाइडेंस सही हो। लोकल से आप लेते हैं तो वो तो आपकी एप्लीकेशन को बाकायदा रिफ्यूज़ करेगा ये कहते हुए कि आपने अनलाइसेंस एजेंट को इस्तेमाल किया है। ये कानून है। आमिर साहब, शायद मेरी नॉलेज में गलत है, थोड़े से मैंने रिसर्च की तो उसमें मैंने पढ़ा था, थोड़ा मुझे क्लियर करें, या हो सकता है पुरानी कोई बातें जिस तरह आपने कहा कि या शायद ये इमिग्रेशन के लिए है कि सेम है तमाम ममालिक की और पाकिस्तान की, कनाडा की ख़ास तौर से, लेकिन मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कि विजिट करने के लिए उन्हें कोई वो नहीं है, कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी नहीं है, सही है फिर ये बात? बिल्कुल बात हकीकत है कि विजिट के लिए कोई वाज़ेह सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जेन्युइन विजिटर देखता है कि आपके पास पैसे हैं जाने के, आने के, ट्रिप को कंप्लीट करने के। ये तो हर मुल्क जाने के लिए होता है। और ये कि आपके कितने, आपके टाइज पाकिस्तान में कितने हैं या कनाडा में कैसे हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको वापस खींच लाएंगी अपने मुल्क। प्रॉपर्टी है, जॉब है, फैमिली है, तो आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो आपको करना पड़ता है। उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि अक्सर
रिफ्यूज़ल हो जाता है, ऐसे लोगों का भी जो कि वेल ट्रैवल्ड हैं, तो यकीनन कहीं पे उसको शायबा हुआ होगा, कोई परेशानी हुई ऑफिसर को, तो आप दोबारा अप्लाई कीजिए और उसको पूरा करने की कोशिश करें। डिसार्ट होके ना बैठे, अक्सर लोग डिसार्ट हो जाते हैं कि भाई हमारे तो तमाम डिसार्ट हो जाते हैं, या फिर ये कि गेस्ट वर्क में ऑफिसर जो है, सॉरी आपको कता कलाम, गेस्ट वर्क में ऑफिसर जो हैं बहुत ख़राब होते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को देख के वो खुद ही समझ जाए कि देना है कि नहीं, आप उसको वाजे करें, कवर लेटर लगाएं, या अगर रिप्रेजेंटेटिव है आपका तो वो सबमिशन लेटर बनाएं, आपकी बैकग्राउंड को वाजे करें, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली सामने रखें। उसके बाद टाइम कम है विजिटर वीज़ा ऑफिसर के साथ, तो आप उसको उसका ज़िंदगी सहल करें और आपका डिसीजन फेवरेबल आने की उम्मीद होगी। सही। आमिर साहब, अभी गो कि मैंने एक्सप्रेस एंट्री के बारे में आपसे काफ़ी डिटेल में बात की है, लेकिन कुछ अभी भी थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ जहनों में अभी भी सवालात हैं जो मेरे तक पहुँचे हैं, जिसमें ये कि आपने तो मुझे क्लियरली बताया है कि जो एक्सप्रेस एंट्री है ये जस्ट एक नाम दिया गया है ये सिस्टम सेम जो था पहले, कुछ चीज़ें मगर चेंज की जब इसकी बात करते हैं तो इसके थ्रू अगर मैं बात करूं कि ये अब जब ये लेकर आए चेंज, ये आपने कहा कि 2015 1 जनवरी से आया, अब 1 ईयर इसको ऑलमोस्ट बल्कि ज़्यादा हो गया इससे, तो इसके थ्रू अभी तक लोग कितने लोग जो हैं ये जा चुके हैं? देखिए, इसके अंदर क्योंकि नया प्रोग्राम है और कोटा तो वही है, 1,60,000 स्किल वर्कर चाहिए होते हैं, 1,50,000 से। लास्ट ईयर क्योंकि बैकलॉग में काफ़ी लोग थे, तो जो एक्सप्रेस एंट्री पूल है उसमें से उन्होंने सिर्फ बहुत कम लोग लिए, 15,000 लोग लिए, बाकी बैकलॉग से आ गया, तो मेयार उन्होंने ऊपर रखा हुआ था। अच्छा। तो एक्सप्रेस एंट्री फाइल मैनेजमेंट का नाम है, जैसे मैंने बताया, और जब आप अप्लाई करते हैं तो आप पूल ऑफ एप्लीकेंट्स में होते हैं, वहाँ आपको रैंक करते हैं ये लोग। सही जी हाँ। आमिर साहब, इसमें मजीद हम बात करते हैं, खासतौर से मैं भी बात करूंगी कि जो नई इलेक्टेड वहाँ के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके बारे में बात करेंगे, क्या वो चेंजेस जो लेके आए उस पर बात करते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, ब्रेक से आगे वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले भी बात हो रही थी कनेडियन इमिग्रेशन की, उसकी कंडीशंस थी, उसकी रिक्वायरमेंट्स की। हमारे साथ आमिर इस्माइल साहब हैं, एडवाइज़र हैं कनेडियन इमिग्रेशन, इनसे बात हो रही है। और मैंने ब्रेक से पहले जब मैं बात कर रही थी तो मुझे था कि जो नई इनकी गवर्नमेंट आई है, क्या ऐसा होता है कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो अपने मुताबिक जो है हर बार कोई ना कोई चेंजेस लेके आती है? इस बार कोई जो चेंजेस आई हैं, क्या नई गवर्नमेंट के आने की वजह से आया, कोई डिफरेंस नजर आया है, वो वही है, सेम है? हाँ, देखिए, नई गवर्नमेंट जो लिबरल गवर्नमेंट है, जस्टिन ट्रूडो इज़ आवर न्यू प्राइम मिनिस्टर, और इलेक्शन प्रॉमिसेस काफ़ी सारे उन्होंने किए थे। इमिग्रेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उन्होंने इमिग्रेशन के हवाले से, सिटीजनशिप के हवाले से जो गवर्नमेंट गई है कंजर्वेटिव, उसने जो चेंजेस लेके आई थी, इनके मुताबिक अगर वो चेंजेस इमिग्रेंट्स कम्युनिटी के हवाले से मुनासिब नहीं है तो उन्होंने उसको वादा किया था कि वो चेंज करेंगे। जैसे कि सिटीजनशिप लॉ के अंदर चेंज वो लेके आए थे कंजर्वेटिव्स, कि ऐसे तमाम लोग जो कि सिटीज़न हैं और उनकी सिटीजनशिप कैंसिल हो सकती है अगर उनका इरादा कनाडा को अपना घर रखने का नहीं है, लोग चले जाते हैं, तो वो लिबरल्स ने ये वादा किया कि हम उसको चेंज कर देंगे दोबारा, और ऐसा 2 टीयर्स ऑफ सिटीजनशिप नहीं हम रखेंगे। तो एक तो वो चेंज आने की उम्मीद है कि सिटीजनशिप लॉ दोबारा जो है वो रीस्टोर हो जाएगा। और इमिग्रेशन के हवाले से भी उन्होंने कुछ वादे किए हुए थे कि वो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में जो सिबलिंग्स हैं आपके, अगर भाई बहन हैं कनाडा में, उसके पॉइंट्स वो इंट्रोड्यूस करें। अभी नहीं है, एक्सप्रेस एंट्री पूल में जब आप जाते हैं तो आपको पॉइंट्स नहीं देते हैं रिश्तेदारों के, तो वो थोड़ा और डिटेल में इस एक्सप्रेस एंट्री के बारे में हम ब्रेक से पहले बात करें, जो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से हमें बता दें थोड़ा डिटेल में कि ये इसका क्या। तो एक्सप्रेस एंट्री में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले तो आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, 1 ईयर एक्सपीरियंस कम अज़ कम, लैंग्वेज में 6 बैंड्स कम अज़ कम आइल्स के स्कोर में, तो 67 पॉइंट्स। अब आप एंटर जब हो जाते हैं तो एक और स्टेप इन्वॉल्व है, वो कहलाता है रैंकिंग। वो रैंकिंग किस बेस पे? कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, इस बुनियाद पे कि आपकी एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन क्या आपको इस काबिल बनाता है कि आपकी स्किल वहाँ पर काबिले इस्तेमाल होंगी। फ़र्ज़ किया कि आप 50 ईयर्स ओल्ड हैं लेकिन आपकी अंग्रेज़ी भी अच्छी है, लेकिन शायद आप किसी यंगर एप्लीकेंट्स के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं रैंक हो सकें क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है। तो जो कॉम्बिनेशन है वो देखते हुए आपको रैंक करते हैं, और हर मरतबा हर महीने वो कुछ ड्रॉज करते हैं, 1000-1500 लोग वो सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका रैंक स्कोर, कोई भी रैंक स्कोर होगा, आपका 400 है, 450 है, 300 है,
सॉरी, तो आपको वो सेलेक्ट करते हैं और फिर वीज़ा आपको 6 मंथ्स में वो इशू करते हैं। तो एक्सप्रेस का नाम इसीलिए है कि अगर आप सेलेक्ट हो गए पूल में से तो आपको ITA यानी इनविटेशन टू अप्लाई मिल जाता है और आप 6 मंथ्स में वीज़ा हासिल कर लेते हैं। सही। लेकिन यकीनन इस पे डिपेंड करता है कि आपका रैंक स्कोर जो उस ड्रॉ का पास रैंक है उससे मैच कर रहा है यानी थैंक यू सो मच इस सवाल के जवाब के लिए। अभी प्रोग्राम का इख्तिताम नहीं कर रही मैं आपके साथ। यहाँ पे एक सवाल जो जहन में आता है, जो लास्ट में मैं आपसे जान चाहूँगी कि इमिग्रेशन प्रोसेस जो है क्या आने वाले वक्त में ईजी होगा या मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा? देखिए, इस तरह से तो मवाजना मुश्किल है कि ईजी होगा या मुश्किल। हमें ये देखना है कनाडा की रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी फ्यूचर में। ये तो बढ़ती चली जा रही है ना, अभी जो आपने प्रोग्राम में बताया, अब तो एप्लीकेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्चुअली उनका रिक्वायरमेंट जो है वो कुछ लोगों के लिए, जैसे अंग्रेजी का मेयार उन्होंने बढ़ाया। मैं नहीं समझता पाकिस्तानी या बरसगीर के लोगों के लिए कोई फ़र्क पड़ा, क्योंकि हम अमूमन अंग्रेज़ी अच्छा ही बोलते हैं। यहाँ पर अंग्रेज़ी में तालीम होती है, तो जो दूसरे स्पीकिंग कंट्रीज हैं, स्पेनिश हैं या फ्रेंच हैं, उनके लिए शायद ये मुश्किल हो गया, क्योंकि पॉइंट्स एलोकेट जो थे पहले 16 नंबर थे अंग्रेजी के, अब 24 कर दिए हैं, तो वेटेज ज़्यादा दे दिया उन्होंने। या एज जिनकी ज़्यादा है वो कहते हैं सब एज तो मेरी ज़्यादा है लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, आप यंगर लोगों को ले रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस कम है, तो उन्होंने एक्सपीरियंस के जो 21 नंबर थे वो उठा करके 16 कर दिए, 15 कर दिए। तो वेटेज को, तो ये चेंज होता रहेगा। सही। और यकीनन आपको कम्पेटिटिव होना है। खाली पहुंचना कनाडा मकसद नहीं होता, आप पहुंचने के बाद जो टीदिंग इफेक्ट है, असल लाइफ तो आपकी वहाँ पे शुरू होगी ना। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, जो है वो आपका आसान हो जाएगा। आमिर इस्माइल साहब आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपने बातें की, और इसका लुब्बे लुबाब यही है जो मैं अपने नाजरीन को कहूँगी कि जो आमिर साहब ने भी हमें बताया कि आप बेशक अप्लाई करें, लेकिन ये ज़रूर सोच लें कि आप उसके काबिल हैं या नहीं। और सबसे मेन चीज़ जो हमने बार बार इस प्रोग्राम में कही कि आपको थ्रू प्रॉपर चैनल ही जो है अप्लाई करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, कोई जाली डिग्री लगाएंगे या कुछ और गलत चीज़ फ्रॉड के थ्रू आप जाना चाहेंगे, तो हो सकता है कि आप 5 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाए, और 5 साल के साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपकी जो तमाम ज़िंदगी है उसके लिए आप जो है चांस ये खो बैठें। तो बेहतर है कि आप जो हैं ऑथराइज़ जो एजेंट हैं उनके साथ आप जाएं, उनसे बात करें, डिस्कस करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। और इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।